गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतिम खाते बनाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। अंतिम खाते मतलब ही व्यापार खाता, लाभानी खाता एवं चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा मतलब ही चिट्ठा ही होता है, जिसे हम बैलेंस शीट या तो स्थिति विवरण कहते हैं। अभी यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 पे हमें ध्यान देना है। प्रश्न में दिया है मेसर शारदा एंड सन्स के 31 दिसंबर 2007 के निम्नलिखित तलपट से व्यापारिक एवं लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाइए। और यहाँ पे तलपट में नाम शेष और जमा शेष दे दिए गए हैं। आप लोग अभी जानते ही होंगे, व्यापार खाता हम सबसे पहले बनाते हैं, इसलिए व्यापार खाते में आने वाले मदों के लिए 1 नंबर हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद व्यापार खाता जैसे बनता है तुरंत उसी प्रारूप में हम लाभानी खाता शुरू करते हैं, और इसलिए लाभानी खाते में आने वाले मदों के लिए हम 2 नंबर यहाँ पे अंकित करेंगे। और फिर उसके बाद चिट्ठा अलग से बनाया जाता है। चिट्ठे में दायित्व पक्ष के लिए 3 नंबर और संपत्ति पक्ष में आने वाले मदों के लिए 4 नंबर सबसे पहले हम अंकित करके रखेंगे। तो यहाँ पे तलपट में सबसे पहले नाम शेष में, डेबिट शेष में आहरण दिया है। आहरण हमेशा दायित्व में लिखते हैं पूंजी में से घटाकर, इसलिए 3 नंबर उसके सामने लिखेंगे। फिर है क्रय, व्यापार खाते में आता है, इसलिए 1 नंबर। रहतिया, ये प्रारंभिक रहतिया, प्रारंभिक स्टॉक है ये, तो इसलिए व्यापार खाते में ही आता है, 1 नंबर। आंतरिक ढुलाई मतलब कि ये क्रय पर भाड़ा है, आंतरिक भाड़ा है, और इसलिए ये व्यापार खाते में शामिल होता है, इसलिए 1 नंबर। मजदूरी, यह भी प्रत्यक्ष व्यय है, इसलिए 1। शक्ति, यह भी प्रत्यक्ष व्यय है, इसलिए 1। फिर मशीनरी है, संपत्ति पक्ष में लिखेंगे, इसलिए 4। फर्नीचर, यह भी संपत्ति है, इसलिए 4। किराया व्यय है, इसलिए लाभानी खाता 2 नंबर लिखेंगे। वेतन, यह भी व्यय है, इसलिए लाभानी खाते में शामिल होगा, 2 नंबर। फिर बीमा, यह भी लाभानी में ही आएगा, इसलिए 2 नंबर। फिर उसके बाद देनदार, देनदार हमारी संपत्ति है, इसलिए 4 नंबर। और हाथ में नगद मतलब कि हस्तस्थ रोकड़, ये संपत्ति, इसलिए 4 नंबर। जमा शेष या क्रेडिट शेषों में सबसे पहले पूंजी दी हुई है, पूंजी दायित्व में लिखते हैं, इसलिए 3 नंबर। विक्रय व्यापार खाते में शामिल होता है, इसलिए 1 नंबर। क्रय वापसी क्रय में से घटाकर दिखाई जाती है, इसलिए व्यापार खाते में लिखते हैं, 1 नंबर। फिर है बैंक ऋण दिया हुआ है, बैंक ऋण ये दायित्व है अपना, इसलिए 3 नंबर। और फिर लेनदार है, यह भी दायित्व है, इसलिए 3 नंबर। फिर उसके बाद समायोजन दिए हुए हैं। समायोजन में पहली समायोजन है अंतिम रहतिया की। अंतिम रहतिया हमेशा व्यापार खाते के क्रेडिट में और संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है, इसलिए 1 और 4। सेकंड समायोजन है अदत्त मजदूरी का। अदत्त मजदूरी है, इसलिए मजदूरी व्यापार खाते में लिखते हैं। व्यापार खाते में मजदूरी लिखते समय अदत्त को जोड़ दिया जाएगा और साथ में इसे दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा, इसलिए 1 एवं 3। फिर उसके बाद तीसरी समायोजन है अप्राप्य ऋण की। अप्राप्य ऋण अगर तलपट में नहीं दिया है तो ये नया अप्राप्य ऋण करके माना जाएगा, और इसको लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में हम लिखेंगे और साथ में देनदारों में से घटाएंगे। फिर उसके बाद चौथी समायोजन है अप्राप्य और संदिग्ध ऋणों के लिए 5% प्रावधान करना है। यह जो प्रावधान हमेशा देनदारों पर किया जाता है, देनदार इनसे भी कम हो जाते हैं, और इसी कारण से यह भी एक प्रकार की हानि है हमारी, तो इसलिए इसको हानि को हमेशा लाभानी खाते में डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, और साथ में ये देनदारों से संबंधित है, इसलिए संपत्ति में देनदार लिखते समय उसमें से अप्राप्य ऋण के लिए प्रावधान घटाएंगे। फिर 5वीं समायोजन है 11 महीने का किराया दिया है। अभी 11 महीने का किराया दिया है, मतलब कि 12वें महीने का 1 महीने का किराया आपने नहीं दिया है, अदत्त किराया है। अदत्त किराया हम लाभानी खाते में किराया लिखते समय किराए में जोड़ेंगे और साथ में दायित्व पक्ष में लिखेंगे, इसलिए 2 एवं 3। फिर है पूर्वदत्त बीमा। पूर्वदत्त बीमा मतलब कि पहले से आपने बीमे की रकम चुकाई है, तो ये बीमा हम लाभानी खाते में लिखते हैं। लाभानी खाते में बीमा लिखते समय बीमे में से पूर्वदत्त घटा देंगे और इसे संपत्ति पक्ष में शामिल करेंगे, इसलिए 2 एवं 4। 7वीं समायोजन है बैंक से ऋण। 1 जुलाई 2007 को लिया गया था। अभी बैंक ऋण जो है, जो आपने बैंक ऋण लिया है उस पर ब्याज आपको देना पड़ता है, और इसी कारण से 1 जुलाई से आपके जो अंतिम खाते हैं 31 दिसंबर 2007 को बन रहे हैं, और इसलिए 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक मतलब कि 6 माह का बैंक ऋण पर ब्याज आपको देना पड़ेगा। हानि है, व्यय है, इसलिए लाभानी खाते के डेबिट में दिखेगा ये बैंक ऋण पर ब्याज, और साथ में ये दायित्व बन गया है, इसलिए दायित्व पक्ष 3 नंबर में हम दिखाएंगे। तो इस प्रकार से बैंक ऋण पर जो ब्याज है वह 8% की दर से लगाया जाएगा, क्योंकि बैंक ऋण के बाजू में तलपट में आपको 8% दिया हुआ रहेगा। फिर उसके बाद मशीनरी पर ह्रास है 10% वार्षिक, और फर्नीचर पर भी ह्रास है 5% वार्षिक। 2 संपत्तियों पर ह्रास की सूचना है, तो ये जो संपत्तियों पर ह्रास है तो ह्रास हमेशा लाभानी खाते के डेबिट में लिखा जाता है, और संपत्तियों पर ह्रास है, संपत्ति पक्ष में संपत्तियां लिखते समय उसमें से इन्हें घटाना पड़ता है, और इसलिए 2 एवं 4 में इसका समावेश होगा। तो
तो इस प्रकार से 8 समायोजन है और 8 समायोजन का प्रभाव अभी हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठे में दिखाएंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं व्यापार एवं लाभ हानि खाता। तो हेडिंग लिख लेना है व्यापार एवं लाभ हानि खाता, ऊपर हेडिंग डाल देना है मेसर शारदा एंड सन्स की पुस्तक में व्यापार एवं लाभ हानि खाता, और नीचे ब्रैकेट में डेट लिख लेनी है 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष का, और डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम्स बना लेने हैं। अभी व्यापार खाता सबसे पहले बनेगा, और व्यापार खाते में आने वाले मदों के लिए सबसे पहले हम प्रारंभिक स्टॉक रहतिया करके जो मद दिया है वह प्रारंभिक स्टॉक है, प्रारंभिक स्टॉक से करके लिखेंगे। यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक करके लिखना है, से शब्द जोड़ना है आपको डेबिट वाले मदों के लिए, और क्रेडिट वाले मदों के लिए को शब्द आपको लिखना है। तो प्रारंभिक स्टॉक से 42,000 रुपीज दिया हुआ है। उसके बाद क्रय से करके लिखेंगे, नेक्स्ट सेकंड मत क्रय लिखते हैं हम लोग, तो क्रय से 2 परचेस करके लिख सकते हो, 82,600 है, 82,600, और तलपट में क्रय वापसी क्रेडिट में दी हुई है 1,600 रुपया। तो क्रय वापसी आप घटा देंगे क्रय में से, तो जो शुद्ध क्रय रहेगा वह रहेगा 81,000 रुपया, 81,000, जिसको हम राशि के कॉलम में लिखेंगे। फिर उसके बाद जो व्यापार खाते में आने वाला जो मद था वो है आंतरिक ढुलाई, आंतरिक ढुलाई से करके लिख लेंगे 1,200 रुपया। फिर उसके बाद मजदूरी दी हुई है, मजदूरी की रकम 4,000 है, और अदत्त मजदूरी की सेकंड सूचना है 2,400 रुपया अदत्त मजदूरी है, मजदूरी में अदत्त मजदूरी जोड़ के दिखाएंगे तो कुल मजदूरी हो जाएगी 6,400। फिर आगे है शक्ति, शक्ति ईंधन फ्यूएल है ये, तो पावर एंड फ्यूएल करके इसे हम बोलते हैं। तो 6,000 की शक्ति है, तो जिसे हम व्यापार खाते के लाभ डेबिट पक्ष में लिखेंगे 6,000 रुपया। और क्रेडिट में विक्रय है 1,55,000 रुपये का, विक्रय वापसी नहीं थी इसलिए विक्रय में से विक्रय वापसी घटाने की जरूरत नहीं पड़ी, विक्रय को करके लिखोगे। और फिर समायोजन में पहली समायोजन है अंतिम रहतिया की, उसी को रहतिया को स्टॉक करके बोलते हैं, तो अंतिम स्टॉक को करके लिख लो 64,000। तो इस प्रकार से व्यापार खाते में आने वाली मदों को आपने लिख चुके हो। तो अभी क्रेडिट के टोटल ज़्यादा है, योग आएगा 2,19,000 रुपया, और इस योग में से हम डेबिट पक्ष घटा देंगे तो अंतर आएगा 82,400, 82,400। इसी अंतर को हम सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट करके नाम देंगे, और यही ग्रॉस प्रॉफिट ये व्यापार खाते का आंसर है। जो यहाँ पे अपना व्यापार खाता क्लोज हो जाता है, टोटल जैसे होगी उस समय टोटल क्लोज करोगे तो व्यापार खाता भी क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद तुरंत अगले सेंटेंस से आपका लाभ हानि खाता शुरू हो जाएगा। तो सकल लाभ जो 82,400 है उसको आप शेष लेगा करके लिखेंगे, या तो सकल लाभ करके ब्रैकेट में लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करके लिखोगे, और फिर यही जो सकल लाभ है लाभ हानि खाते में स्थानांतरित हो जाएगा क्रेडिट पक्ष में 82,400। अभी लाभ हानि खाता शुरू करते हैं। लाभ हानि खाते में आने वाले मदों के सामने 2 अंक आपने अंकित कर चुके हैं। तो 2 नंबर वाले जो मद है सबसे पहले है किराया, किराया वहां पे दिया हुआ है 22,000 रुपये का। अभी किराया 22,000 है, और वहां पे 5वें नंबर की सूचना है कि 11 महीने का किराया दिया है। अभी 22,000 रुपये किराया 11 महीने का है, तो 1 महीने का किराया कितना 2,000 रुपये आएगा। 22,000 को 11 से भाग दे दो तो 1 महीने का किराया 2,000 है। 11 महीने का दिया है, 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, और इसी कारण से 1 महीने का किराया देना बाकी है, और इसलिए किराए में 1 महीने का अदत्त जो किराया है उसको जोड़ के दिखा देंगे, और आपका किराया जो आपको चुकाना है वो है कुल है 24,000 रुपया। फिर उसके बाद वेतन है 15,000 रुपया, वेतन के लिए कोई प्रावधान कोई सूचना नहीं थी, समायोजन नहीं था, इसलिए वेतन जैसे दिया है वैसे ही आएगा। फिर उसके बाद है बीमा 3600 रुपया, बीमा के लिए 6वीं समायोजन है पूर्वदत्त बीमा 600 रुपया, इस कारण से पूर्वदत्त है मतलब कि पहले से चुका है, आगामी वर्ष के लिए है, उसको यहाँ से हमें बीमा में से घटाना पड़ेगा। 600 रुपया बीमा में से घटाते हैं तो 3,000 रुपया बीमा है। फिर उसके बाद आगे अभी लाभ हानि खाते में आने वाले मदों के लिए तलपट में तो कोई मद दिया नहीं है, परंतु समायोजन में देखते हैं अप्राप्य ऋण की एक तीसरी समायोजन है, अप्राप्य ऋण डूबत ऋण ऐसे तलपट में नहीं दिया था, और डूबत ऋण संचिति भी तलपट में नहीं दिख रही है। तो ये जो अप्राप्य ऋण के समायोजन को आपको सेपरेट ही लिखना पड़ेगा डेबिट पक्ष में लाभ हानि खाते के। तो ये जो समायोजन वाला जो अप्राप्य ऋण है उसको नया अप्राप्य ऋण या तो नया डूबत ऋण करके लिखेंगे 600 रुपया। और फिर उसके बाद जो चौथी समायोजन है अप्राप्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करना है, यह देनदारों पर होगा और देनदारों पर डायरेक्ट नहीं होगा, देनदार पहले 20,600 के है, तीसरी समायोजन का अप्राप्य ऋण उसमें से घटाया जाएगा, अर्थात देनदार बचेंगे आपके 20,000 के, 20,000 का 5% आपको अप्राप्य या संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान भी करना है। तो उसको आपको इस प्रकार से लिखना है, नया अप्राप्य ऋण करके लिखोगे और 600 रुपया,
और जो नया संचय है वो 20,600 में से 600 रुपया घटाने के बाद जो रकम बची है 20,000 का 5%, 1,000 रुपया आएगा और इसलिए अप्राप्य ऋण की कुल रकम हो जाएगी 1,600 रुपया। इस टाइप से ये अप्राप्य ऋण लिखेंगे। फिर आगे की समायोजन बची है 7वें नंबर की समायोजन। बैंक से ऋण 1 जुलाई 2007 को लिया गया था। तो बैंक से जो ऋण लिया गया है क्रेडिट में तलपट में दिया है बैंक ऋण 8% 25,000 का। तो ये जो 25,000 पर आपको 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक मतलब कि 6 माह का बैंक ऋण पर ब्याज आपको लगाना है, उसे लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में लिख लेना है। तो डेबिट पक्ष में बैंक ऋण पर ब्याज वो 1,000 आएगा। कैलकुलेशन हो चुका है उसका 25,000 का 8%, 25,000 गुना 8/100 गुना 6/12। इस प्रकार से उसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 1,000 रुपया। और फिर एक समायोजन लास्ट वाली है, मशीनरी पर 10% ह्रास और फर्नीचर पर 5% ह्रास लगाना है। मशीनरी का मूल्य देख लो कितना है, 50,000 रुपया है। 50,000 का 10% अगर करते हो तो 5,000 रुपया मशीनरी पर ह्रास होगा। और फर्नीचर है 14,000 का, 14,000 का 5% करते हो तो 700 रुपया आएगा। तो ये जो ह्रास खाते से करके डेबिट में लिखेंगे, मशीनरी पर 5,000 रुपया ह्रास और फर्नीचर पर 700 रुपया ह्रास, 5,700 रुपया टोटल ह्रास हो गया। तो इस टाइप से ये डेबिट पक्ष में आने वाली मदें हो गई। समायोजन की भी मदें कंप्लीट हो चुकी है। अभी कोई मद डेबिट पक्ष में या क्रेडिट पक्ष में शामिल नहीं होगी। तो अभी टोटल करते हैं। डेबिट में आ चुका है किराया, वेतन, बीमा, अप्राप्य ऋण, बैंक ऋण पर ब्याज और ह्रास है मशीन एवं फर्नीचर पर। और क्रेडिट पक्ष में सिवाय सकल लाभ के कुछ भी नहीं है। तो क्रेडिट पक्ष का ही योग बड़ा है, 82,400 रुपया क्रेडिट पक्ष का योग है। और डेबिट पक्ष को अगर 82,400 में से घटाते हैं तो अंतर जो बचेगा वो रहेगा 32,100 रुपया। और यही अंतर को हम नाम देंगे शुद्ध लाभ। और ये जो शुद्ध लाभ है पूंजी खाते में स्थानांतरित होगा। नेट प्रॉफिट हमें मिल जाता है यहाँ पे और ये नेट प्रॉफिट हम पूंजी खाते में स्थानांतरित करते हैं। तो इस प्रकार से आपका लाभानी खाता कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से व्यापार खाता और लाभानी खाता अभी आपका पूर्ण हो चुका है। अभी बनाते हैं चिट्ठा। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखोगे चिट्ठा और चिट्ठे के नीचे डेट लिखोगे 31 दिसंबर 2007 का। अभी चिट्ठे बनाने के लिए पहला पक्ष दायित्व का, दूसरा पक्ष संपत्तियों का। तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में तलपट की जो क्रेडिट की मदें है जो अभी तक आपने व्यापार खाता लाभानी खाते में नहीं शामिल किए, उन मदों को आपको दायित्व पक्ष में लिखना पड़ता है। और वैसे आपने अंक 3 अंकित कर चुके हैं, संबोधित कर चुके हैं। तो 3 नंबरों में जाने वाली मदों के लिए सबसे पहला मद हमें पूंजी का ही ढूंढना पड़ता है। पूंजी है 80,000 रुपया, उसमें शुद्ध लाभ 32,100 जो आ चुका था उसे जोड़ेंगे तो 1,12,100 रुपया हो गया। उसमें से आहरण घटा देंगे। आहरण आपको डेबिट में दिया हुआ था तलपट में, तो आहरण है सबसे पहले दिया है 18,000 रुपया। 18,000 रुपया घटा देंगे तो शुद्ध पूंजी हो गई है 94,100 रुपया। उसके बाद बैंक ऋण है 8%, ये 25,000 रुपये का बैंक ऋण था और उस पर जो आपने ब्याज निकाला था 8% वार्षिक दर से 6 माह का, वो आ चुका था 1,000। तो बैंक ऋण को टोटल हो चुका है अभी आपका 26,000। फिर लेनदार दे दिए गए थे 18,900 के और समायोजन में से अदत्त मजदूरी और अदत्त किराया यहाँ पे लिखना बचा था। तो 2,400 एवं 2,000 आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद संपत्ति पक्ष में भी हमें स्थायित्व क्रम अपनाना है। वैसे पहले पूंजी लिखे हैं तो हमें पहले मशीन, फर्नीचर, इन मदों को लिखना है। यहाँ पे वैसे फॉलो नहीं किए हैं। तो जिनको भी अभी नया नया अनुभव है तो उस समय आप जिस क्रम से भी बनाना चाहते हो बना सकते हो, मिश्रित क्रम अपना सकते हो। तो यहाँ पे रोकड़ हाथ में 1,500 रुपया संपत्ति पक्ष में। उसके बाद अंतिम स्टॉक 64,000 रुपये का। देनदार आपका 20,600 का था, उसमें से जो समायोजन में अप्राप्य ऋण जो दिया है 600 रुपया उसको पहले घटाएंगे। उसके बाद जो देनदार आपके बचे हैं उसी पर 5% अप्राप्य ऋण के लिए संचय करोगे 1,000 रुपये का, अर्थात आपके शुद्ध देनदार है 19,000 रुपये के। फिर है फर्नीचर 14,000 रुपये का, उसमें 5% ह्रास घटाना है 700 रुपये का, अर्थात फर्नीचर का शुद्ध मूल्य हो गया 13,300 रुपया। मशीनरी है 50,000 की, उसमें से 10% ह्रास घटाओगे, 5,000 रुपये का ह्रास घटेगा तो 45,000 रुपया मशीन। और पूर्वदत्त बीमा है 600 रुपये का। तो इस प्रकार से ये चिट्ठे का योग आएगा 1,43,400। दोनों पक्षों का योग एक समान दिखेगा, 1,43,400 रुपया, 1,43,400। तो इस टाइप से ये प्रश्न था। ठीक से रिवीजन करोगे, ठीक से समझ लोगे कौन सी समायोजन कहाँ पे प्रभाव डालेगी।